नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का नया कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है सदन। देश के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संविधान वर्णित दायित्व कि वो हमारी और आपकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और बनाएंगे ऐसे नियम, कानून और नीतियां जिससे देश दुरुस्त ढंग से चले। पर ये तो किताब में लिखी बात हो गई। असल में क्या होता है इसका रोजनामचा हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जिन माननीयों को आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ढंग से चुनकर भेजा है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वो कितने दायित्वों का, कितने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और बात सिर्फ संसद के पटल पर, सदन के पटल पर दिए गए भाषणों भर की नहीं होगी। पर्दे के पीछे की सारी कीमियागिरियों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बैक चैनल्स की बातचीत, कौन से प्रस्ताव रखे गए, कौन से बिल रखे गए और कौन से बिल्स के लिए जरूरी संख्या बल जुटाने के वास्ते पॉलिटिकल लेन देन तय हुए। इन सब से इतर 20 जुलाई का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब देश की संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन देश की संसद के बाहर की सड़क पर आक्रोशित युवाओं का एक बड़ा वर्ग सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। इन सब के बारे में सदन के इस कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर क्या कहा और सदन के भीतर जब मीटिंग हुई तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आदि इत्यादि के बीच इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या बातचीत हुई। इन सब से इतर मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में जब विपक्षी दलों के नेता मिले तब किन रणनीतिक फैसलों को लेकर बहस तेज हुई और किन मुद्दों पर आपस में नाइत्तेफाकी जाहिर की गई। इन सब से इतर सड़क पर क्या हुआ और उसकी गूंज संसद तक कैसे पहुंची, क्यों संसद के कुछ दरवाजे फौरी तौर पर बंद करने पड़े जिसमें हमारी भी एक रिपोर्टर भीतर लॉक हुई, उन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। सदन में आपसे मुखातिब होंगे इंडियन एक्सप्रेस के पॉलिटिकल रिपोर्टर। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा देता हूं। ये वो चेहरे हैं जो रोजाना आपके सामने आएंगे। दाईं तरफ बैठे हैं असद रहमान। असद कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को कवर करते हैं। असद साहब, आप चाहें तो दुआ सलाम नमस्कार कर सकते हैं। जी नमस्कार। इनकी नौजवान तबीयत पर मत जाइए, बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। मेरे दाईं तरफ बैठी हैं हिंदुस्तान की सबसे पेशेवर और पुरानी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स में से एक लिज मैथ्यू। तब से पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं जब से अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने की सरकार चला रहे थे, या उससे भी पहले से। When did you start? 96। आई टेक माई वर्ड्स बैक। 13 दिन की सरकार चला रहे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बाद HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई। मतलब हम और आप और दीपक, तुम तब स्कूल में पहुंच गए थे 2000। तुम्हारी पैदाइश 2000 की है। दीपक तेनगुड़िया हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं। दीपक पैदा भी नहीं हुए थे। लिज जी तब से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। ये हमारी जनरेशन की नीरजा चौधरी मैम होने वाली हैं। लिज मैथ्यू, आपने पहले भी इनको हमारे साथ कार्यक्रमों में देखा होगा। कहाँ देखा होगा आपको पता है, अब यहाँ पर देखना है आपको। बाईं तरफ हैं जतिन आनंद। जतिन भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपसे, मतलब हैं तो भाजपा से, पर भाजपा उन सवालों के जवाब कैसे तलाश रही है आप बताइएगा। और चौथे मेहमान हैं डॉक्टर विकास पाठक। डॉक्टर विकास पाठक ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से नेशनलिज्म में PhD की है। डॉक्टर साहब ने अभी तक इंडियन एक्सप्रेस के अपने साथियों को भी भरपूर ढंग से नहीं बताया था कि ये PhD डिग्री धारी हैं। ऐसे डॉक्टर विकास पाठक जो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सदन के इस पहले और ऐतिहासिक एपिसोड में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी मिले तो कमरे में क्या गुफ्तगू हुई, लिज मैथ्यू? हाँ, जैसे बाहर इतना ये CJP वाले की प्रोटेस्ट हमने देखा है पहली बार, काइंड ऑफ इट्स वेरी रेयर एटलीस्ट, ये प्रोटेस्ट वाले पार्लियामेंट की गेट तक पहुंचा कि रेल भवन के आगे तक ये लोग पहुंचा। दूसरे अलग अलग मार्ग से इन्होंने उधर पहुंचा है, तो तब उन्होंने गेट बंद करना पड़ा आज। तो वो भी वेरी रेयर है, अनप्रेसिडेंटेड। इट्स लाइक पार्लियामेंट जब अटैक हुआ था तो गेट बंद हो गया था। इसके बाद मुझे नहीं लग रही एक भी बार गेट ऐसे बंद हो गया है। तो ये गेट बंद करके लोगों को अंदर जो MP से उसके अंदर
ट्रैप हो गया। इसके बाद अभी डिस्कशन अभी इन्होंने शुरू किया गृह मंत्री की कमरे में। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचा, इसके बाद तो कुछ देर के बाद जेपी नड्डा पहुंचा, इसके बाद किरण रिजिजू आया, पीयूष गोयल आया, नितिन नवीन आया, ऐसे सारे मंत्री है ना। शिक्षा मंत्री उनकी कमरे में ही था पूरा दिन, ऑलमोस्ट हाफ द डे उनकी कमरे में ही हम सब वेट कर रहे थे बाहर, वो आए ही नहीं है बाहर। तो इसके बीच में जेपी नड्डा जी ने गया उनसे मिलने के लिए, तो इसी कमरे से निकल के वो लोग गया, वो गया है मीटिंग के लिए। हमने देखा है वो लोग ट्वीट क्या किया है कि ये सरकार का ये है कि एक तो हमने उधर रीच आउट नहीं किया है, उनसे एक प्रपोजल आ गया है हमसे बात करने के लिए, हमने इसे मान लिया। लेकिन हम सोर्सेस बोल रहे थे सिचुएशन ऐसा हो गए थे कि ऐसे उनको ये भी प्रिटेंड कर नहीं सकते थे कि कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उनसे एक मांगा आया। इन्होंने जाके सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हिमसेल्फ वेंट एंड हैड दिस डिस्कशन विद जेपी नड्डा, वेंट एंड हैड दिस डिस्कशन। तो लेकिन ये लोग दोनों साइड बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ मांगे रखा है, 3 मांगे रखा है प्रदर्शनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने, सावरव दास और आशुतोष रंका। सो रंका इन्होंने बोला है कि 3 होते, एक तो इमीडिएटली इनको निकाल दीजिए उधर से, हॉस्पिटल से फ्री कर दीजिए। एक दूसरे लोग बोला है कि सद इस्तीफा दे दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा इमीडिएटली चाहिए, और तीसरा इन्होंने बोला है मुआवजा दे दीजिए। लेकिन सरकार से हमको ये पता चला कि हमने कोई प्रॉमिस नहीं दिया इनको, कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं आया सरकार से ये मांगे से कोई कुछ करेगा। लेकिन सोर्सेस बोल रहे थे कम से कम 1 या 2 उसमें से शिक्षा मंत्री की रेसिग्नेशन सोर्सेस अभी रूल आउट कर रहे हैं, अभी तुरंत कुछ नहीं होगा बोला है। ऑपरेटिव पार्ट ये है कि फिलहाल कुछ नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा, आगे हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। तो लेकिन बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन कर सकते हैं कि जो भी स्टेट 20 लोगों का की आत्महत्या की है, सुसाइड है, उनके लिए जो कॉम्पेंसेशन है, बाकी स्टेट से डिस्कशन, इतना तो हो गया है। लेकिन एक बात है कि कोई एक बीजेपी का सबसे नेता, बड़ा सीनियर नेता है, ये बोल रहे हैं कि देखिए जो सही स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट, उनका तो आज से हो गया है, प्रोटेस्ट हो गया। जो अभी उधर बचेगा वो विद्यार्थी ही नहीं होगा। आप देख लीजिए, एक बड़ा नेता ने हमसे बोला, आप देख लीजिए स्टूडेंट्स तो वापस गए क्लास में, और नीट का पीजी एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। जो अभी बचा है वो पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको पावर चाहिए, हमको गिराना चाहता है, यही है उनका जो लिज। पर बीजेपी इस मतलब पार्टी तो ये दावा करती है ना कि जमीन के बयान को पढ़ने में उनको महारत हासिल है, और ये वही पार्टी है जो 2012 के बाद से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया टूल्स का सबसे बेहतरी से इस्तेमाल करने वाली पार्टी है ना। ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हैंगआउट हो, ये उस दौर की पार्टी है। ऐसे में उन्हें डिजिटल मीडिया पे ये आक्रोश कितना ऑर्गेनिक हो चला है, ये चीज़ या ये चीज़ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल भीड़ नहीं है। अगर 50,000 से ज़्यादा नौजवान अलग अलग जगहों से ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के आ रहे हैं, तो ये मिसरीडिंग इतनी कैसे है? एक दो उन्होंने मान रहे कि इनफॉर्मली दे आर एडमिटिंग ये ऑप्टिक्स तो बहुत खराब हो गया है, इतना स्टूडेंट आके उनमें लाठीचार्ज हो रहे, उनमें टीयर गैस चला रहे, ये तब तो इंटरनेशनल खबर बन जाएगा। ये तो ऑप्टिक्स बहुत गलत है, एक तो उन्होंने मान लिया। लेकिन उनका एक ये पोस्चरिंग होगा कि बोल रहे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने एक तो बोल रहे हैं बाहर से कुछ लोग किया, दे आर पोस्चरिंग। दूसरा बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जैसे कोई किसी ने इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहे। इसलिए एक तो ये मान ही नहीं रहे। उस दिन भी हमने सीनियर एक नेता के साथ बैठ के बात किया, उस दिन भी उन्होंने बोला देखिए हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं वो तो डिस्ट्रक्टिव भी नहीं हो सकता है, ट्रेडिशनल है, वो बड़ा कन्वेंशन है, वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे सब बोल रहे हैं। उनका मे बी इन डिनायल मोड, बट
ये तो सब मान रहे हैं कि ये लोग को नहीं, ग्राउंड में जो पकड़ है वो नहीं ठीक से नहीं हो रहे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहे एक तो है। लेकिन कुछ नेता ऐसे सोचता है कि मोदी जी का चाल इतना है कि आप दौड़े दे रहे रहने दो, इसके बाद मोदी जी आके कुछ करेंगे, मतलब कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, बात करेंगे तो लोग मानेगा, ये कॉन्फिडेंस है। वाह, इस कॉन्फिडेंस पे हम लौट कर आएंगे क्योंकि जतिन और विकास भी क्लोजली सत्तारूढ़ दलों को कवर करते हैं, पर पहले विपक्ष के खेमे की कवायद सुनते हैं। असद, आज जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, वो दल अपने आप को अभी इंडिया ब्लॉक कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, ऑपोजिशन ब्लॉक। ऑपोजिशन ब्लॉक। क्या मीटिंग में क्या बातचीत हुई? देखिए, सुबह 10 बजे की मीटिंग होती आ रही है। पार्लियामेंट में कस्टमरी हो गया है कि 10 बजे सुबह खड़गे जी के चेंबर में सारे विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स पहुंचते हैं और एक डिस्कशन होता है कि आज दिन भर और अगले कुछ दिनों में क्या करना है। आज सुबह की मीटिंग में जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेतृत्व था वहाँ पे राहुल गांधी जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, गौरव गोगोई जी थे, जयराम रमेश जी थे और कुछ कांग्रेस के लोग थे। तो कांग्रेस का कहना था कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस इसको सदन में उतना आगे बढ़ के नहीं उठाना चाह रही थी। उनका कहना था कि जो राम टेम्पल में जो चंदा चोरी का इशू है उसको हम सदन में ज़्यादा प्रोमिनेंटली उठाना चाहेंगे। तो बट विपक्षी पार्टियां सारी जितनी वहाँ पे थीं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, धर्मेंद्र यादव जी गए थे समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से सागरिका घोष जी गई थी, सारी ही पार्टियों ने ये बोला कि नहीं, ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है और जो आज जो मार्च हो रहा है संसद तक, ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आगे भी हम उठा सकते हैं, सरकार से उस पे हम आगे भी जवाब मांग सकते हैं। बट आज जिस मोमेंट में जिस इशू की सबसे ज़्यादा बात सोशल मीडिया और पूरे देश में हो रही है, उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस इस बात पे सहमति पे आ गई जबकि उसने इस मीटिंग में देखा कि सारे ही विपक्षी दल उसके अलावा इस बात के समर्थन में थे। तो उसके बाद उन्होंने इस बात की सहमति हो गई कि हाँ, दोनों इशू बराबरी से दोनों हाउसेज में उठाए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्षी नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया सदन में, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो नीट के छात्रों के साथ गलत हो रहा है, जो बाहर सड़कों पे हो रहा है, वो बहुत गलत है। और उन्होंने राम मंदिर इशू पे भी अपना बयान रखा सदन के अंदर, जी, राज्यसभा में। उस मीटिंग में जयराम रमेश जी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कुछ लोगों को ये भी बोला कि आप लोग उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ऐसा सोच रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं एक फिर से आम आदमी पार्टी के मूवमेंट की तरह स्टार्ट हो रहा है और उसी दिशा में जा सकता है और उनकी ही जगह खाएगा। जी, तो शुरुआत से ही जब से ये प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था अभिजीत दीपके और जो सीजेपी के बैनर में, तब से ही उसके नेता, जितनी भी मेरी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि ये आम आदमी पार्टी पार्ट 2 एक शुरू हो रहा है और ये हमारी ही स्पेस, मतलब कांग्रेस की ही स्पेस खाएगा, इसलिए हम इस पे ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहेंगे। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले एक कांग्रेस पार्लियामेंट्री मीटिंग में सोनिया गांधी जी ने इस बात पे बहुत क्लैरिटी से बोला था कि सोनम वांगचुक जी जो कि अनशन पे हैं, जो कि भूख हड़ताल पे हैं, उससे कांग्रेस को बातचीत करनी चाहिए और उसको सॉलिडारिटी एक्सटेंड करनी चाहिए। ये तो जब सोनिया गांधी ने ये बोला तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की क्या रिएक्शन थी? उस मीटिंग में राहुल गांधी जी थे वहां पे और राहुल गांधी जी ने सहमति भी जताई। उसी के जस्ट कुछ घंटों बाद कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल जी ने एक ट्वीट लिखा, सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट किया। पहला वक्तव्य था ये कांग्रेस के बड़े नेताओं में से। उसके बाद अगले दिन पवन खेरा जी वहां गए और सोनम वांगचुक से मिले। उसके बाद बीच बीच में आप कांग्रेस का उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखेंगे इस प्रोटेस्ट में, बट बीच बीच में कांग्रेस के कुछ लोग वहां जा रहे हैं। विवेक तनखा है, उनके एक सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस एक तरह से आप समझिए तो कहीं बीच में है। They're not fully in support, but they're not saying anything against the CJP, which they were। शुरुआत में उन्होंने कुछ बातें बोली थी। देवियों और सज्जनों, यहाँ ठहर कर आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू का भी हवाला दे देते हैं। 13 जुलाई के रोज इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि एलजी ने मुझे विवश किया। उनका तात्पर्य ये था कि जब मैं लद्दाख के एलजी से मिला, वीके सक्सेना से,
तो उन्होंने कहा कि आप उन लोगों से क्यों बात कर रहे हैं, प्रोटेस्टर से क्यों बात कर रहे हैं, उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उनके इस रवैये ने मुझे और प्रेरित किया कि मैं छात्रों के साथ जुड़ूं। सोनम वांगचुक का ये आशय था जो वीडियो बाइट में भी क्लियर है। लेकिन कांग्रेस समर्थित कई हैंडल्स में पिछले 36 घंटे में देखा गया कि उस क्लिप का इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू के इस्तेमाल करके इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए कि हमें शुरू से ही सोनम वांगचुक की दलगत प्रतिबद्धता पर संदेह था और हमें शक है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को, नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं या उन्हें प्लांट किया गया। हालांकि अगर वो ठहर कर अपने ट्विटर के नीचे की ही टाइमलाइन में कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बहुत दूर की कौड़ी है जो वो कथित रूप से खोज कर ले आए। असद, एक सवाल और। अभी थोड़ी देर पहले आप जयराम रमेश और बिटास के बीच के कुछ मुखामुखम के बारे में बता रहे थे। जी, तो कांग्रेस जब इस बात को अपोज कर रही थी कि ये वाला मुद्दा हम ज़्यादा नहीं आज उठाएंगे, तो जब जॉन ब्रिटास और बाकी सीपीएम के राज्यसभा सांसद जी जब उन्होंने ये बात बोली कि आप ये मुद्दा आज ही उठाना ज़रूरी है, तो जयराम रमेश जी ने कुछ ऐसा बोला उनको कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो आप ही लोगों को इस बात पे ज़्यादा, मतलब आप ही उसको सपोर्ट दे रहे हैं और आप ही ने उसको बड़ा बनाया है। इस तरह से कुछ जयराम जी ने उनको एक तरह से कटाक्ष किया या कुछ उन्होंने ऐसा किया। ये खबर अंदर मीटिंग में कुछ सूत्रों ने मुझे ऐसा बताया है। जी, दर्शक ध्यान दे रहे होंगे कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़े मोर्चे थे वो एसएफआई और आईसा लेफ्ट पार्टियों के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ही थे। हम बीजेपी के अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं कि उनको क्यों ये जो शिफ्टिंग ग्राउंड है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या अंदर खाने पार्टी को लग रहा है सब बिल्कुल सही है, मोदी जी के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा? जैसा कि अभी लिज ने कहा कि उनको इस बात का आभास तो है और ठीक ठाक आभास है कि जो ये इनके हाथ से ये मामला पब्लिक परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में तो एटलीस्ट निकल चुका है। तभी आप ये देखेंगे कि इसमें, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में एक बात नहीं की है या अपने स्टैंड को क्लैरिफाई करने की एटलीस्ट कोशिश करी है और एटलीस्ट तत्परता दिखाई है इसको करने की। सो मच सो कि नितिन नबीन जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी बात भी हुई है उनसे इस बारे में, और कई बार उन्होंने पब्लिकली कई पब्लिक मीटिंग्स में जाकर उन्होंने खुद जब छात्रों के साथ संवाद किया है या उन्होंने अपनी पार्टी के किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जुड़े हुए किसी ना किसी यंग लोगों से या कार्यकर्ताओं से बात करी है, तो उन्होंने बार बार इस बात को अंडरलाइन करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर जो हो रहा है, जो ये प्रोटेस्ट है, वो एक तरीके से हमारे हो तो रहा है हमारे देश में, पर अगर लोग ये चाह रहे हैं या अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जेनजी प्रोटेस्ट जिस तरीके से हमारे जिस तरीके से भारत के नेबरहुड में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उस तरीके से जेनजी इंडिया का रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जेनजी जो है वो संस्कारी है। एक दिस इज लिटरली व्हाट उन्होंने, उनके ये शब्द हैं, उन्होंने ये कई पब्लिक फोरा से बोला है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जैसा कभी किसी ने उनसे पूछा कि वो पटना से आते हैं, उसी पटना में संस्कारी युवाओं ने अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला था, उन्होंने बोला, तो वो भी संस्कारी रहे होंगे जो इमरजेंसी में लाठियां खा रहे थे। वो जब देखिए नेता जो होते हैं, आप जानते हैं, नेता जो है वो उस हर बार सही बात बोलने के लिए नहीं, पर एक समय पर ऐसी बात बोलने के लिए जाना जाता है जो काम कर जाए, जो मोर और लेस। तो जब इस स्टूडेंट्स की बात आती है, जब स्टूडेंट राजनीति की बात आती है, तो वो बहुत ना सिर्फ वो, पर कई लीडर जो हैं बीजेपी के, जो कि जुड़े रहे हैं पार्टी से अपने स्टूडेंट मूवमेंट के डे से, वो अपना एग्जाम्पल जरूर देते हैं। और क्योंकि नितिन नबीन जी भी बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा के इंचार्ज रहे हैं और बचपन से एक तरीके से रहे हैं पार्टी के साथ में, तो वो भी अपने अनुभव को जरूर बताते हैं। और जहां वो एक इस चीज़ को फैक्टर इन करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, एक यंग जनरेशन है, खुद वो
जिस तरीके से पीएम ने उनकी अपॉइंटमेंट के दिन उनके मिलेनियल होने के क्रेडेंशियल्स को अंडरलाइन किया, वो भी इसको अंडरलाइन करते हैं और कहते हैं कि वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये सब देखा है। तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो कहते हैं हाँ है, पर क्योंकि नेता हैं, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हमेशा एक संस्कारी बात करेंगे। संस्कारी बात करें। डॉक्टर विकास पाठक, हाउ डू यू लुक एट दिस? हमने पत्रकार रहते हुए 2011-12 का दौर देखा। 2009 में मनरेगा की लहर पर सवार होकर यूपीए सत्ता में लौटती है और कांग्रेस 1984 के बाद पहली मर्तबा 200 का आंकड़ा पार करती है। और उसके एक साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें अनियमितताओं के आरोप, फिर 2G स्कैम, कोल स्कैम, बहुत सारे नोशनल लॉसेस की बात होती है। निर्भया का कांड, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस तरह से बिल्डअप होता है। लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि ये पहला टीवी प्रोड्यूस्ड आंदोलन था, जिसमें अलग अलग शहरों में अगर कुछ दर्जन या 150 लोग भी बैठे हैं तो उन प्रोटेस्टर्स को एक विंडो में दिखा के कि लखनऊ में भी प्रदर्शन, दिल्ली में भी प्रदर्शन, है ना। और फेसबुक से बिल्ड हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, और उस आंदोलन का दंश आज तक कांग्रेस को परेशान करता है कि साहब हमारी अपोजिशन की स्पेस थोड़ी सी बट जाएगी। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से शुरू हुआ और नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों के बाद फला फूला ये आंदोलन इंस्टाग्राम के दौर का, कंटेंट क्रिएशन के दौर का पहला आंदोलन है। और सरकार बिल्कुल ये नहीं भांप पाई कि ये कितना स्पाइरल हो रहा है। जितनी वहाँ रीलें बन रही, हम लोग जब खुद कवरेज करने जाते हैं तो देखते हैं जितने प्रोटेस्टर्स उतने ही कैमरा, एंड एवरीबडी इज रिकॉर्डिंग, और उससे मैसेज बहुत मैग्नीफाई होता है, लोगों तक पहुंचता है। बीजेपी क्यों नहीं भांप पा रही है? क्या अंदर खाने चल रहा है? देखिए, बीजेपी आज मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर से मिला तो वो खुद काफी सरप्राइज थे और बोल रहे थे कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, और इतनी भीड़ 12 साल में कभी देखी नहीं गई है। 50,000 से 1 लाख के बीच। हाँ, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो बीजेपी एक्चुअली उस चीज को समझ नहीं पाई। ऐसे आरएसएस और बीजेपी में ऐसे लोग थे पहले जो कि सोनम वांगचुक के बारे में, जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था जो बहुत पुराने संघ और बीजेपी के हैं, कि सोनम वांगचुक अगर बैठेंगे तो फिर बैठे रह जाएंगे, वो उठेंगे नहीं। कि उन्होंने बोला कि संघ के बहुत लोग उनको बहुत साल से, दशकों से जानते हैं, तो इस तरह के आदमी है कि काफी ढीठ हैं कई मैटर्स में, उतना वो जान रहे थे। लेकिन शायद उनको ये नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ एकाएक आ जाएगी, क्योंकि अभी के जो पिछले दिन थे इनको उठाने से पहले, तब सचमुच भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये जो सडन हुआ है, जो कल रात से जो हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन वांगचुक को डिटेन करने के बाद से ही बढ़ती जा रही थी भीड़। तो वो चीज ये मतलब एंटिसिपेट नहीं कर पाया। और मेरे ख्याल से अब आगे के लिए सावधान रहेंगे कि वो संभावना इनके मन में आ चुकी है कि बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो सकती है। तो अभी तक इनको नहीं लग रहा था कि बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन आज जरूर एक लेवल ऑफ सरप्राइज है। और जहां तक बात यह है कि जो इस्तीफा है, जैसे लिज ने भी बोला, वो अभी भी पार्टी में ये बिलीफ है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम ऐसे डिमांड करने पे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो ले लिया तो एक तरह से सरकार झुक गई। सरकार से जो एक डिमांड आई, प्रेशर आया, सड़क पर प्रेशर आया, तो सरकार झुक गई। तो वो ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि सरकार अभी आज से 1 हफ्ते पहले जो परिस्थिति बनी हुई थी कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन टूटता चला जा रहा था। 37 MP जो है पिछले वो अप्रैल की बात, सब टूटे। तो एक इस तरह का मूड लग रहा था कि जैसे अब सरकार पूरी तरह नैरेटिव के कंट्रोल में आती जा रही है, और बहुत लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या पता है 2/3 बहुमत भी किसी तरह जुटा लें। लेकिन ये पिछले 2 दिन से जो परिस्थिति बनी है, उसके बाद ऑपोजिशन भी बहुत आक्रामक हो गया है। कल की ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत आक्रामक था, उठ के लोग चले गए, ऑपोजिशन के लोग वॉकआउट कर गए। तो अब इतना आक्रामक ऑपोजिशन है कि मंत्री लोग ये भी बोल रहे हैं कि पहले इनका प्लान था कि जो विमेंस बिल है उसको दोबारा लाएंगे, और इनके एजेंडा में बहुत आगे है कि उसको पास करवाना है, विमेंस बिल एंड डिलिमिटेशन। अभी आज की स्थिति ये है कि थोड़ा वॉच करके लाएंगे कि संसद के अंदर परिस्थिति है क्या उसको पास करवाने की। तो ये विपक्ष में भी ये विपक्ष में भी फीलिंग है। आज भी मेरी जितने सांसदों से बात हो रही थी, वो ये बोल रहे हैं कि हमें
लगता है कि अब डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन शायद इस बार सरकार ना लाए, क्योंकि उससे फिर से यूनिटी आ जाएगी ऑपोजिशन में। और विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि जैसे कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वह परसों से बातचीत विपक्षी दलों में चल रही थी, कोऑर्डिनेशन चल रहा था कि एनसीपीआई में जो 20 टीएमसी के सांसद मर्ज हो गए हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो ऑलरेडी एक बातचीत चल रही थी विपक्षी दलों में कि हम लोग इस मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग से वॉकआउट करेंगे एज अ सिंबल। तो वो कल सुबह सारे जितने भी दल हैं वो सब साथ में उठे, चले गए, वापस आ गए। तो एक तरह से ये जो एक मूवमेंट है और जो मोमेंट हम इस टाइम विटनेस कर रहे हैं सड़कों पे, सदन में, इससे विपक्ष को भी जो एक थोड़ा जो वीकनेस आ गई थी उनमें सांसदों के जाने से, वो भी उनको लगता है कि वो बेटर हो और गया। इसमें ये भी है कि अब एक केंद्रीय मंत्री का यहाँ तक मानना है एंटिसिपेशन कि शायद कैबिनेट रीशफल भी थोड़ा और टल जाए, जो कि ऑलरेडी टला हुआ है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि रीशफल में अब आप अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं तब होगा कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। अगर आप नहीं हटाते तो ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा कि बीजेपी क्या भाप पा रही है, क्या नहीं भाप पा रही है। बीजेपी सीमिंगली जो है इसको उसी तरीके से देख रही है जिस तरीके से वो अपने संगठन को और संगठन के विस्तार को और जो संगठन को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देखती है। फॉर एग्जाम्पल, आज कई लोगों से बात हुई, कई बीजेपी के एमपी से वहाँ पे बात हुई जो क्यूरियस थे इस बारे में कि बाहर क्या चल रहा है, आप लोग आए थे, क्या है माहौल, क्या वाकई मतलब खराब है, क्योंकि फोन सबके ऑफ थे आज। बाय द वे आज मतलब जैमर्स इतने वहाँ पर डिप्लॉय कर रखे थे कि हर किसी के मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग एमपीज नहीं चल रहे थे। तो कई लोगों का ये दो तीन लोगों से बात हुई स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन ये कौन है लीडर इसका, क्या आप बता सकते हैं कि इनका चोजन लीडर कौन है? डिमांड्स इनकी बस इधर उधर की हैं, मतलब ये कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। नहीं, हमने कहा लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ये क्या डिमांड होती है? ये डिमांड थोड़ी है। आप ये बताइए कितने लोग हैं, कितने दिन ये कैरी ऑन करेंगे, ये आगे क्या जाएगा, इनके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ये पार्टी है, क्या इनकी डेफिनेशन है? बट ऐसी इट सीम्स कि उनका जो ये ऑर्गेनिक आउटपोरिंग हुआ आज सड़कों पर, वो उसको गेज नहीं, वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो मूवमेंट का इशू नहीं है, वो उनका इशू है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं व्यूअर्स के लिए कि आज जो जैमर लगे हुए थे, हमारी ही एक कलीग हैं, वो बाई चांस उनकी जेब में कैश था तो इसलिए वो खाना खा पाई, क्योंकि जीपे का पेमेंट ही नहीं जा रहा था आज, तो कुछ लोग भूखे भी रह गए। माफी चाहता हूं कि आज संसद से आपको भूखे लौटना पड़ा, क्योंकि देश के युवाओं को तो खाली हाथ लौटना पड़ा, खाली पेट के साथ साथ। देवियों और सज्जनों, एक तरफ सरकार को बहुत फिक्र होती है ऑप्टिक्स की, इतनी कि नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जब क्रैकडाउन के लिए, या सरकार की भाषा में कहें तो सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर अस्पताल सुरक्षित भेजने के लिए जब अपनी टीम को भेजते हैं तड़के, तब कोई अप्रिय दृश्य नजर ना आए इसलिए फगवाड़ा की बनी हुई सूती चादरें मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ लगाते हैं ताकि कैमरों की जद में ना आए वो दृश्य। और दूसरी तरफ वो ऑप्टिक्स 48 घंटे में ऐसे लुढ़कती नजर आती है सड़क पर कि आपकी फीड भरी हुई है लाठियों से और आंसू गैस के गोलों से, भागती पिटती तितर बितर होती देश की नौजवान जनता के प्रति। तो ये दो ध्रुव हैं जिनके बीच सत्तारूढ़ दल या गठबंधन, जो बहुत मुतमईन था इस मॉनसून सत्र को लेकर, वो डोल रहा है। कानूनों की बात हम करेंगे। आज 2 बिल प्रेजेंट होने थे, एक बिल प्रेजेंट हो गया, नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। दरअसल एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी सरकार की कोर्ट में जजेस की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। लेकिन अब उस ऑर्डिनेंस को कानून में बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सीजीआई को छोड़कर जजेस की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई। कुल 38 जज मंजूर हैं। फिलहाल 32 कार्यरत हैं सीजीआई समेत, यानी वहां पर भी 6 वैकेंसी खाली हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 आज प्रस्तुत होना था, नहीं हुआ है। ये जरा सदन की कार्रवाइयों का ब्यौरा दे रहा हूं। कुछ बिल्स हैं जिनको फिलहाल बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। हरियाणा पंजाब की भाषा में कहूं तो खुद डिलाइन कर दिया गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। जब ये बिल प्रस्तुत होगा तब हम आपको और विस्तार से बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल है, जिसमें मकसद है कि वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या बाधित करने को अपराध की श्रेणी में लाया जाए, ताकि इसे जनगण मन की तरह ही
कानूनी प्रावधान मिले। इसके अलावा 130वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है जो फिलहाल जेपीसी में है। ये बिल ऐसे मंत्रियों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समेत जिन पर गंभीर अपराध का आरोप लगा है और वो 30 दिन तक लगातार गिरफ्तार रहे। फिलहाल सरकार इस बिल को भी बैक बर्नर पर डाल रही है। सदन की बैठक एक बार फिर से मंगलवार को होगी। हम आपके सामने मुखातिब होंगे अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर्स के साथ। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। सदन के भीतर और बाहर सड़क पर हुई कार्रवाइयों के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। शुक्रिया।